आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए हिंदी साहित्य में बिहारी, यानी आपका जो रीतिकालीन काव्य है, रीतिकालीन काव्य। और रीतिकालीन काव्यों में जो रीतिसिद्ध काव्य है उनमें से आपके बिहारी है। बिहारी आपके थर्ड सेमेस्टर में आता है। बीए के जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, यानी बीए पार्ट 2 के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बिहारी निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। बिहारी में से जो प्रश्न आते हैं, बिहारी के जैसे परिचय से संबंधित है या और भी अन्य जो प्रश्न है, वो सभी आज हम देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी अच्छी हेल्प करेगा। और आज का टॉपिक है बिहारी, यानी बिहारी, जिसमें आइए देखते हैं बिहारी। तो आज हम जो है ये टॉपिक है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे बिहारी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बिहारी का जो जीवन परिचय है, इसमें से प्रश्न आते हैं। बिहारी के जीवन परिचय में जैसे ये 4 बिंदु है, ये पढ़ेंगे। एक तो युग, परिवेश और समाज कैसा था, रचनाकार का व्यक्तित्व और उसकी कौन कौन सी कृतियां थी, ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं, मुक्तक काव्य परंपरा या सत्सवी परंपरा और बिहारी सत्सई। इस प्रकार ये चारों युग मान लो, ये चारों प्रश्न ही है। इसके अलावा जैसे जो दूसरा भाग है, उसमें आपके हैं श्रृंगारी काव्य, यानी बिहारी का श्रृंगारी काव्य, जिसमें संयोग श्रृंगार के और वियोग श्रृंगार के। इसके अलावा बिहारी की जो नीति और भक्ति से संबंधित जो दोहे हैं, उनसे संबंधित। और इसका संरचना शिल्प क्या है, काव्य रूप, काव्य की भाषा, अलंकार, छंद, वो क्या है। यानी ये लगभग जो है 3 पार्ट जो है इसके बनते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं इसका कंप्लीटली। आप इसको याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इतना ही आपके एग्जाम में यदि आप लिखते हैं तो बहुत अच्छे अंक आपके आने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीवन परिचय से। तो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय था और इनकी शिक्षा दीक्षा पितृगुरु महंत नरहरिदास की देखरेख में हुआ। गुरु नरहरिदास की देखरेख में हुआ। और इनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता और मथुरा में किसी ब्राह्मण परिवार में विवाह होने के पश्चात ये यहीं बस गए थे, यानी वो ससुराल में रहने लग गए थे। इन्होंने फारसी काव्य का भी अभ्यास किया था और शाहजहां के संपर्क में आने पर शीघ्र ही उनके कृपा पात्र बन गए। यानी जो है ये शाहजहां के दरबार में भी गए और वहां उन्हें बहुत अच्छी सम्मान भी मिला। सम्राट की कृपा पात्र बनते बिहारी वृत्ति हेतु अनेक राज्यों में आने जाने लगे। यानी जैसे वहां शाहजहां के दरबारी कवि थे या दरबार में रहने वाले थे, तो अन्य जो राज्य थे उनके अधीन, उन सभी में उनका मान सम्मान था और उनकी वृत्ति का दायरा बढ़ता गया। यानी उनकी जो मान सम्मान का दायरा बढ़ता गया। और सन 1645 के आसपास बिहारी वृत्ति लेने के लिए जयपुर पहुंचे थे। 1645 के आसपास जो है वो एक बार जयपुर भी आए थे। उस समय यहाँ पर जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह, उनका शासनकाल था। और जयसिंह के शासनकाल में यानी जो है ये अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त थे, जयसिंह जी इतने आसक्त थे कि उन्हें राजकाज से कोई मतलब ही नहीं रहा। अर्थात वो राजकाज छोड़ करके और वो जो है अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने उलझ गए थे। प्रजा और सामंतों की सलाह से बिहारी ने जब वहां जाकर के प्रजा से पूछताछ की, तो प्रजा ने कहा कि जो राजन तो है वो ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए उन्होंने एक दोहा लिख करके भेजा था जयसिंह जी के लिए। उन्होंने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदी और आगे कौन हवाल। यानी तुम इतनी जल्दी ही इसके जाल में इतने फंस गए हो, तो हे भ्रमर, भ्रमर यानी उनको संबोधित करके, राजा को संबोधित करके कहा कि आपका आगे क्या हाल हो। और इस दोहे को पढ़ करके राजा पर बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, राजा को बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। राजा और रानी दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने बिहारी को केवल सम्मानित ही नहीं किया, प्रत्येक दोहे पर एक असरफी देने का संकल्प भी किया। यानी कहा कि जो भी आप दोहा लिख करके भेजेंगे, उस दोहे पर एक सोने की असरफी दी जाएगी। यानी जो आपको है एक दोहे पर जो है एक सोने की असरफी आपको दी जाएगी। तभी से बिहारी का मान अधिक बढ़ गया और उसके बाद बिहारी राजकवि के रूप में जयपुर में ही रहने लग गए। यहीं रहकर उन्होंने अपने बिहारी सत्सई की रचना की और बिहारी सत्सई में जो है 713 दोहे हैं। और सत्सई की ख्याति के पश्चात वो फिर से मथुरा आ गए और 1664 में इनका देहांत हो गया। यानी 1595 में जन्म हुआ
1664 में इनका देहांत हुआ, तो यानी वो लगभग 69 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बात करते हैं उनके समय की युग परिवेश और समाज की। युग परिवेश या युग विशेष साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहां किसी युग का वातावरण राजनीति, समाज, संस्कृति, साहित्य और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है, वहीं दूसरी ओर वह इनके निर्माण में भी योगदान देता है। बिहारी की रचना क्रम को समझने के लिए तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक आधारों को दृष्टिपथ रखना जरूरी होगा, क्योंकि इसी परिवेश ने बिहारी की रचनात्मकता को गति दी। रीतिकाल मुगल शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके पश्चात उनके पतन और विनाश का काल भी है। तो बिहारी का समय अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध और औरंगजेब के राज्याभिषेक के कुछ प्रारंभिक वर्षों तक का है। यानी अकबर का तो उत्तरार्ध काल था, यानी अकबर जो है वो तो 1556 ईस्वी में यानी जो है शासनकाल पर बैठ गए थे, और उससे यानी जो है 1595 में उनका जन्म हुआ है, ठीक है, और 1605 में आप जानते हैं अकबर का देहांत हो गया था। तो यानी ये जो अकबर का तो शासनकाल उत्तरार्ध चल रहा था, और उसके बाद जो है वहां पर औरंगजेब के राज्याभिषेक हुआ, उसके कुछ वर्षों तक का है। उन्होंने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 3 मुगल शासकों के शासन और उनकी नीतियों को देखा था। औरंगजेब को भी देखा, जहांगीर, शाहजहां और अकबर, यानी औरंगजेब के जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों के शासनकाल को देखा। और जहांगीर, शाहजहां के काल उनके राज्य विस्तार और शांति और संपन्नता, वैभव विलास का काल था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपने चरम उत्कर्ष पर था। उच्च वर्ग जहां आमोद प्रमोद में मस्त था, वहीं पर सामान्य जनता जो है वो पीड़ित और शोषित थी। इस प्रकार के समय में भी वो कविता किया करते थे। तो बिहारी को फारसी काव्य का अच्छा अभ्यास था, जिससे शाहजहां के संपर्क में आने के बाद वो शीघ्र ही उनके कृपा पात्र बन गए, यानी उनको उनका मान सम्मान हो गया। और 1645 के आसपास वो वहां पर जयपुर आ जाते हैं, जयसिंह के दरबार में राजकवि के रूप में रहने लग जाते हैं। महाराज जयसिंह मुगल सम्राट औरंगजेब से मित्रता का हाथ बढ़ा लिए जाने के पश्चात भोगविलास में रत हो जाते हैं, और उत्तराधिकार का प्रश्न हो, चाहे राजपूतों के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने का, महाराजा जयसिंह ने सदैव औरंगजेब का साथ दिया, और बिहारी इस बात से दुखी थे। इसलिए उन्होंने एक दोहा लिखा था। यानी जब वो जो महाराजा जयसिंह जो है, जब यानी अपने कर्तव्य पथ से थोड़ा डगमगा रहे थे, तब उन्होंने लिखा था कि स्वार्थ सुकृतन श्रम वृथार देखी विहंग विचार बाज पराये पानी पर तू फंची निर्वार। अर्थात हे राजन, तू जो है अपनों को ही क्यों मार रहा है, और सम्राट और उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के दोहरे शासन से सामान्य जनता त्रस्त थी। इस गलत प्रशासनिक नीति की ओर भी उन्होंने लिखा था। यानी जैसे वहां पर क्या है कि उस समय यहाँ जैसे मान लो राजा जयसिंह का भी शासन था, इसके साथ उनके ऊपर जो है औरंगजेब का भी शासन था, तो 2 राजा हो गए एक ही राज्य में। तब उन्होंने लिखा कि दूसरे दुराज प्रधान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली पावस रविचंद। यानी 2 राजाओं के बढ़ने से वही स्थिति हो जाती है जिस प्रकार अमावस का रवि और चंद्र मिलकर के, यानी अमावस्या की रात्रि जिस प्रकार जो है भयंकर अंधकार वाली होती है, ठीक उसी प्रकार जो है अगर एक राज्य में 2 राजा हो जाते हैं तो वही स्थिति हो जाती है, जनता पिसती जाती है। और सामाजिक व्यवस्था की ओर उन्होंने एक इत्र उलेल में डूबे शासक और शहरी वर्ग था, तो दूसरी तरफ दयनीय स्थिति से गुजर बसर कर रहा भोला ग्रामीण शोषित वर्ग, इन सभी का अपने काव्य में उन्होंने स्थान दिया है। रचनाकार, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व, इनकी बात करें, बिहारी जन्मजात प्रतिभा के धनी थे। वे काव्य शास्त्र के मर्म ज्ञाता थे। इसके साथ साथ काम शास्त्र, ज्योतिष, वैद्य, दर्शन शास्त्र, राज धर्म, युद्ध विद्या, गणित, कर्मकांड, इन सभी विषयों का भी उन्हें ज्ञान था। और मुगल काल का सामाजिक जीवन सामंतवाद पर आधारित था, तो जिसका पूरा प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर भी पड़ा। विलास और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन ने इन्हें रसिक बना दिया, जिससे उन्होंने जीवन में भी भोग पक्ष को स्वीकृति दी। बिहारी के निर्द्वंद व्यक्तित्व से शंका, वेदना, अनिश्चितता, लघुता, आत्महीनता, विवशता, ये सभी संकुचित भावनाएं दूर थी। इसके विपरीत उसमें आस्था, विश्वास, उत्साह, साहस, संकल्प जैसे आशावादी गुण उसमें थे।
यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह के अनुचित कार्यों पर भी कटु आक्षेप किया और उन्होंने लिखा भी, यानी जो अली कली ही सो मंजूर आगे कौन हवाली राजा को इस प्रकार सजेशन भी दिया। कृतित्व की बात करें तो इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और इस सतसई को सतसैया के नाम से भी जाना जाता है। और इस रचना में 713 मुक्तक परंपरा के दोहे और सोरठे हैं। हिंदी में सतसई परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय बिहारी सतसई को प्राप्त है। इसके अनुकरण पर 700 दोहों के संग्रह को सतसई के रूप में प्रकाशित करने की प्रवृत्ति ने चल रही है। जिसने भी 700 दोहे लिखे उसे सतसई कहलाई और एक समृद्ध सतसई परंपरा सामने आई। आधुनिक काल में या आधुनिक काल से पूर्व सतसई शब्द केवल बिहारी सतसई से ही लोकप्रियता का आभास कराता है और वहीं दोहों में निहित गूढ़ार्थ और उनके प्रभाव को भी स्पष्ट करता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बात उनकी सतसई के लिए जो है जग जाहिर है। बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरने की युक्ति प्रसिद्ध है, यानी मुक्तक रचनाओं की उत्कृष्टता हेतु रामचंद्र शुक्ल उन्होंने कल्पना की समार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति को आवश्यक मानते हैं और इन दोनों विशेषताओं का समावेश जो है इनके काव्य में देखने को मिलता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक उत्कृष्ट मुक्तक के लिए ये कहा था कि कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति, ये दोनों जो है, यानी एक जो कवि है उसमें कल्पना होनी चाहिए और भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। ये दोनों जो विशेषताएं हैं वो बिहारी सतसई में या बिहारी के काव्य में देखने को मिल जाती है, जिसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इसके साथ ही तीसरी बात है, ये रीतिसिद्ध कवि थे, यानी रीतिकाल के रचयिताओं को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के कवि हैं। वैसे ये रीतिबद्ध क्या थे, रीतिसिद्ध क्या थे, रीतिमुक्त क्या थे, इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। रीतिकाल में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से काव्य तत्वों का निरूपण नहीं किया, ना कोई लक्षण ग्रंथ लिखा, लेकिन इस प्रकार विशुद्ध काव्य का सृजन करने वाले कलाकार सच्चे अर्थों में रीतिसिद्ध कवि हैं और उनका काव्य रीतिसिद्ध काव्य है। ऐसा नहीं है कि बिहारी रीति शास्त्र की परंपरा से अनभिज्ञ थे, अर्थात उनको रीति शास्त्र की जानकारी थी, अर्थात काव्य के जितने भी जो सिद्धांत है, छंद है, अलंकार है, रस है, इन सभी का ज्ञान था। इन सभी का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने जो है अपने काव्य में उनकी परंपरा का मतलब निर्वहन नहीं किया और वो एक अलग तरीके से उन्होंने जिसमें व्यवहार में, यानी अपने काव्य शास्त्र को व्यवहार में काम में लेते हुए उन्होंने लिखा था। काव्य शास्त्र का आधार उन्हें ज्ञात नहीं, वरन रीति शास्त्र की परंपरा से वो पूर्ण तरह से सिद्ध है। रचना क्रम में प्रवृत्त होने पर उसकी दृष्टि रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद आदि लक्षणों पर पूरी तरह केंद्रित रही है। बिहारी ने सतसई की रचना लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं, दोहा बनाते समय बिहारी का ध्यान केवल लक्षणों पर अवश्य केंद्रित था। शुक्ल जी का मत है कि बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी, पर नक्षिक, नायिका भेद, षड्ऋतु वर्णन, इसके अंतर्गत उनके सभी श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। इस प्रकार वे रीति शास्त्र की एक बंदी बंदाई लीक पर नहीं चले और उससे कहीं आगे जाकर के निकल गए, अर्थात उन्होंने जो है उससे रीति शास्त्र की जो एक लकीर चल रही थी, उस लकीर को एक अलग तरह से उन्होंने नया मुकाम दिया। बिहारी की इसी विशेषता पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ये लिखते हैं कि शास्त्र स्थिति संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था, कहीं तो चमत्कार अतिशय के लिए ये उक्तियां बांधते थे और कहीं रसाभिव्यक्ति के लिए, कहीं इन्होंने रीति शास्त्र में गिनाई सामग्री का त्याग करके अपने अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त उपलब्धि सामग्री या नूतनता का सन्निवेश करते, यानी हम ये कह सकते हैं कि बिहारी ने जो है रीति शास्त्र के लिए नहीं, रीति शास्त्र को यानी अपना जो ज्ञान था उस ज्ञान को केवल सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर नहीं, उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान को मिला करके और अपने रीति शास्त्र को काम में लिया था। और इस समय फारसी भाषा राजभाषा थी और फारसी कवियों को दरबार में राज्याश्रय प्राप्त था, इसलिए तत्कालीन सामाजिक साहित्यिक संस्कृतियों के वशीभूत होकर बिहार ने चमत्कारिक उक्तियों का नवीन प्रयोग अपने दोहों में किया है। यानी वो लिखते हैं कि करी विरह ऐसी तऊ गेल ने छोड़त नीच, दीन हूं चश्मा चखन चाहे लहन मीच। यानी विरह की तीव्रता ने नायिका को इतना क्षीण कर दिया है कि मृत्यु
चश्मा लगाकर भी उसे नहीं ढूंढ पा रही है ना। तो ऐसा अस्वाभाविक किंतु रोमांचक चित्रण फारसी में ऊहात्मक वर्णन कहा जाता है, यानी जिसमें ऊब आ जाती है, जिसका प्रयोग बिहारी ने स्थान स्थान पर किया भी है, क्योंकि बिहारी को फारसी कवियों का साहचर्य तो प्राप्त था ही, और साथ ही दरबारी परिवेश की मांग भी थी। यानी दरबारी परिवेश के लोग कहते थे कि भाई फारसी के जो नियम विचार हैं उसके अनुसार आप काव्य रचना करें। इसके साथ साथ बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति इनका ध्यान रख करके सुंदर दोहों की रचना की है। चौथी बात है मुक्तक काव्य परंपरा या सत्सई और बिहारी। मुक्तक काव्य परंपरा या सत्सई परंपरा और बिहारी सत्सई। रचना शैली की दृष्टि से काव्य दो प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में जहां सर्गों की कथा वस्तु का परस्पर संबंध रहता है, वहीं मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद्य स्व में स्वतंत्र होता है। यानी प्रबंध काव्य जो होता है, प्रबंध काव्य जैसे मान लो हम रामचरितमानस को लें, तो रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, जिसमें यानी जहां से इसमें सर्ग होते हैं, यानी जो है एक जो उनका जो मुख्य नायक होता है उसके जीवन का सटीक पूरा वर्णन होता है। लेकिन मुक्तक काव्य वहां होता है जिसमें प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसका कोई पीछे वाले सर्ग से या पीछे वाले पृष्ठ से उनका कोई इतना लेना देना नहीं होता है। बिहारी ने प्रबंध काव्य की रचना नहीं की, मुक्तक काव्य की रचना की, और रस की पूर्णता का बोध कराने के लिए जितना अवकाश प्रबंध काव्य में होता है उतना मुक्तक काव्य में नहीं। मुक्तक तथा प्रबंध काव्य का भेद स्पष्ट करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को हम ये लिख सकते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, क्योंकि मुक्तक प्रबंध में क्या होता है कि जैसे हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे रामचरितमानस है तो उसमें श्री राम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक प्रश्न में हम जो है उस धारा का रसास्वादन करते आ रहे हैं। लेकिन मुक्तक में वो धारा नहीं है जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। यानी जैसे मान लो प्रबंध काव्य जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रबंध काव्य में तो हम क्या है कि वहां खो जाते हैं। कहाँ खो जाते हैं? जैसे मान लो जिस नायक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में खो जाते हैं और हृदय में एक स्थायी भाव ग्रहण कर जाता है। इससे तो रस के एक ऐसे छिंटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मुक्तक जो होता है इसमें रस के छींटे पड़ते हैं, अर्थात जैसे हम उस नायक के किसी एक घटना को याद करके और हम कुछ क्षण के लिए प्रफुल्लित हो उठते हैं। प्रबंध काव्य का एक पूरा वनस्थल है, तो मुक्तक जो है उनमें से एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यानी जो है प्रबंध काव्य को हम कह सकते हैं कि वो एक पूरा बगीचा है और उस बगीचे में से एक सुंदर फूल जो है वो एक मुक्तक काव्य है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देख सकते हैं। तो बिहारी का जो काव्य है उसमें इस तरह की सारी व्यवस्थाएं विशेषताएं जो है वो मिल जाती है। जब बिहारी में रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कल्पना की समार शक्ति क्या है और भाषा की समाज शक्ति क्या है, तो इसका पूर्ण रूपेण जो है कंप्लीटली हम इसमें देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुक्तक रचनाकार की सफलता के लिए आवश्यक मानते हैं और बिहारी का एक सफल मुक्तक जो है उन्होंने, जैसे उनका एक दोहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोह करे बोहन हसर देनु कहे नट जाए। ये एक दोहा है जिसमें गोपियां जो है श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती है और जब वो कहते हैं कि क्या आपके पास है, तो कहते हैं हाँ, और देने को कहती है तो नट जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि श्री कृष्ण हमारे साथ काफी समय तक बातें करते रहे। इसी प्रकार कल भाषा की समार शक्ति में कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात। इस प्रकार की यानी जो है कहत नटत, यानी जो नायिका जो है कहते हैं, जब वो अभिसार करता है तो मना कर देती है। कहत नटत रीजत खिजत, अर्थात कभी रीझ जाती है कभी खींच जाती है। मिलत खिलत लजियात, अर्थात मिलने खिलने से उसमें लज्जा भी आ जाती है। भरे भवन में करत है, अर्थात पूरे भरे दरबार में भी वो अपने नेत्रों से अपने प्रेमी से बातें कर लेती है। तो इस प्रकार की जो है ये जो कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति है वो इनके काव्य में देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप जो है अच्छे से सीख गए होंगे और आगे भी इससे संबंधित जो है और भी बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलेगी। जैसे इसमें लिखा है पूस मास सुनि सखिन उपेश साई चलत सवार, गहिकर बीन प्रवीणति राग्यो राग भलार। यानी पूस मास में
नायक के विदेश जाने की बात सुनकर नायिका वीणा लेकर मल्हार राग गाना प्रारंभ कर देती है ताकि बरसात हो जाए और नायक का विदेश जाना स्थगित हो जाए। पूष मास अर्थात पो के महीने में जब वो जा रहा है तब वो क्या कहती है, सुनि सखिन पे साई चलत सवारो, यानी वो क्या करती है, मल्हार राग गाना शुरू कर देती है। गही कर बीन प्रवीण तीय ताकि राग मल्हार, ताकि वो जो है उस राग को सुन करके और यहीं रुक जाए। बातें यही है, जैसे इनके काव्य का लगभग जो है आप इतना यदि लिख देते हैं तो बहुत कुछ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।